हेलो स्टूडेंट, आप लोग का हमारे इस क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। करते रहिए। देखिए बच्चों, आज का हमारा जो चैप्टर है रासायनिक बलगतकी, केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स में आज ऐसे टॉपिक की हम बात करने वाले हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार जो है अक्सर ये पूछा जाता है। हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपक्रिया की कोटि। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि अपक्रिया की कोट से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो अपक्रिया की कोट क्या होते हैं, इसको हम कंप्लीट जानने वाले हैं उदाहरण सहित। और साथ में जो है किसी रासायनिक अपक्रिया की कोट कैसे पहचानेंगे, इसके कुछ कमेंट्स हैं, तो कमेंट को भी हम अच्छे से जानने वाले हैं। आप लोग वीडियो के अंदर बने रहिएगा, देखना आपको अच्छे से अभी तैयार हो जाएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि अपक्रिया की कोट होती क्या है। पहले इसकी परिभाषा जान लेते हैं। देखो भाई, अगर हम बात करें अपक्रिया की कोट, तो अपक्रिया की कोटि जो है आप किसी भी समीकरण को देख करके नहीं बता पाओगे कि उन अणुओं की संख्या, कौन से अणुओं की। जैसे मान लो रिएक्शन करा रहे हो, तो रिएक्शन में जो है भाई बहुत सारे अभिकारक होंगे, तो उन अणुओं की संख्या यानी उन अभिकारकों में उन अणुओं की संख्या जिनकी सांद्रता अपक्रिया के वेग का निर्धारण करती है। किसका? जिनकी सांद्रता अपक्रिया के वेग को निर्धारित करती है, अपक्रिया की कोट कहलाती है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? वही हमने लिखा है उन अणुओं की संख्या। कौन से अणुओं की संख्या? उन अणुओं की संख्या जिनकी सांद्रता अपक्रिया के वेग को निर्धारित करती है। किसको निर्धारित करती है? अपक्रिया के वेग को निर्धारित करती है। अपक्रिया की कोट कहलाती है। क्या कहलाती है? अपक्रिया की कोट कहलाती है। समझ में आ गया होगा। अब ये अपक्रिया की कोट के अगर एग्जाम्पल की बात करें, तो जैसे मान लीजिए जैसे चीनी का जल अपघटन आपके सामने दिया गया हो, चीनी का जल अपघटन। भाई चीनी के बारे में आप अच्छे से जानते हो। चीनी का फार्मूला है C12H22O11 और इसको पानी में आप डालोगे और डालने के बाद ये घुलेगा C6H12O6 C6H12O6 बनाएगा। आप देख रहे हैं यानी चीनी को जल में घोलने पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। तो अगर इसमें देखा जाए तो इसकी आणविकता आपको दो नजर आएगी। क्या कितनी नजर आएगी भाई? इस रिएक्शन की अगर देखा जाए तो आणविकता जो है कितनी है? आणविकता जो होगी वो 2 होगी। इस रिएक्शन की आणविकता कितनी होगी? 2 होगी। लेकिन कोट की अगर आप बात करोगे, किसकी? कोट की, तो कोट 1 होगी। कितना होगा? 1 होगा। यही आपको जानना है। यानी इस अपक्रिया की अगर आणविकता की आप बात करते हैं तो भाई एक अणु ये है, एक अणु ये है, आणविकता तो 2 हो जाएगी क्योंकि रिएक्शन देख के पता ले जाओगे। लेकिन जो अपक्रिया की कोट होती है, जो अपक्रिया के वेग का निर्धारण करता है, उनकी जो संख्या होती है वही अपक्रिया की कोट कहलाती है। तो यहाँ पर जल का भूमिका नहीं है, इसमें भूमिका आपके सुक्रोज की है। तो सुक्रोज के पार्टिकल 1 है, तो कोट जो है 1 जो है इसका होगा। समझ में आ गया नहीं? अब मान लीजिए कुछ रिएक्शन ऐसे दिए गए हो जो पावर में दिए रहते हैं। जैसे कोई दिया है वेग समीकरण, तो वेग बराबर के A की पावर m1 और B की पावर m2। अगर ऐसे कोई वेग आपका बनता है, वेग समीकरण बनता है, तो इस अपक्रिया की कोटि आपको बताना हो तो आप बताएंगे अपक्रिया की कोटि। तो इस अपक्रिया की जो कोटि होगी भाई, इनके ऊपर जो पावर लिखे होते हैं, इन्हीं पावर को आपस में जोड़ लिया जाता है। तो आप देख रहे हैं m1 है और प्लस m2 है। तो यानी अब इस अपक्रिया यानी वेग समीकरण जो आपको सामने दिया गया है कि दर बराबर वेग बराबर के A की पावर m1 B की पावर m2, तो m1 और m2 आप पावर जोड़ लीजिए, तो यही अपक्रिया की कोटि जो है आपको दिखाई देता है। तो ये आपकी अपक्रिया की कोटि बराबर m1 प्लस m2 हो जाएगा। समझ में आ गया नहीं? तो इस प्रकार आप कह सकते हैं किसी अपक्रिया में अभिकारक पदों की जो घात होती है, उनके योग जो होते हैं, वो अपक्रिया की कोट कहलाती है। किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक पदों के घातों का ये जो योग होता है, वो आपकी अपक्रिया की कोट कहलाती है। तो इस तरीके से अपक्रिया की कोट निकाला जाता है। भाई ये आपके A और B 2 अभिकारक हैं, इनके अणुओं की संख्या m1 और m2 है, तो इन दोनों के घातों को अगर जोड़ लेंगे तो अपक्रिया की कोट हो जाएगी। तो समझ में आ गया ना अपक्रिया की कोट किसे कहते हैं? भाई उन अणुओं की संख्या जिनकी सांद्रता अपक्रिया के वेग का निर्धारण करते हैं, अपक्रिया की कोट कहलाते हैं। जैसे आपके सामने चीनी का जल अपघटन है, तो इसमें केवल जो है एक पार्टिकल जो है सुक्रोज ही अपक्रिया के वेग का निर्धारण करते हैं,
तो इसकी कोट 1 होगी और आणविकता 2 होगी। तो समझ में आ गया होगा कि अपक्रिया की कोट किसे कहते हैं। चलिए इसके कुछ लक्षण है, लक्षण को हम जान लेते हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात करें कि जो अपक्रिया की कोट है तो कोट के कुछ लक्षण, मतलब लक्षण ये है कि इसमें क्या विशेषता है। तो विशेषता जाने रहोगे तो पहचानना आसान हो जाए। कैसे पहचानोगे, चलो पहला लक्षण देखो कि एक से अधिक पदों में होने वाली अपक्रिया। मान लो कोई अपक्रिया है जो एक से ज्यादा पदों में हो रही है, 2 पदों में हो रही है, 3 पदों में हो रही है, तो उसमें आप एक बात ध्यान रखेंगे, जो सबसे स्लोएस्ट होगा, यानी जो पद, जैसे मान लो ए बी सी 3 पद लिए हो, तो अब भाई 3 पदों में अपक्रिया हो रही है, तो उसमें अगर किसी के नीचे लिखा है एक्सेस, उसको छोड़ देंगे। यानी जो सबसे स्लोएस्ट पद होगा, यानी एक से अधिक पदों में अपक्रिया हो रही हो, तो उसमें जो सबसे स्लोएस्ट मतलब सबसे कम में होगा, वही अपक्रिया की कोट का निर्धारण करेगा। समझ में आया कि नहीं। कोई भी रासायनिक अपक्रिया है तो उसमें जो सबसे कम भूमिका में होगा, वही अपक्रिया की कोट का निर्धारण करते हैं। फास्ट जो होगा वो अपक्रिया की कोट का निर्धारण नहीं करते। समझ में आया कि नहीं। तो वही लिखा है कि एक से अधिक पदों में होने वाली अपक्रिया में सबसे मंदतम पद, यानी सबसे स्लो वाला जो पद होगा, वही अपक्रिया के वेग का निर्धारण करता है। एक बात क्लियर हो गई। कभी कभी आपको ऐसे लिखने को देखने को मिल जाता है कि ए लिखा रहेगा, बी लिखा रहेगा, गिब्स आउट, उसके बाद उत्पाद दिया रहेगा। अब इसमें एक के नीचे लिख दिया जाएगा एक्सेस। क्या लिख दिया जाएगा, एक्सेस। किसी के नीचे एक्सेस लिख दिया जाएगा। अब पूछा जाएगा कि बताओ इस अपक्रिया की कोट कितनी है। तो आप कोट का, अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 लगा दिया गया है, यहाँ पर 2 लिख दिया गया है, तो भाई आणविकता देखोगे 2 1 3 हो जाएगा। लेकिन कोट की अगर आप बात करोगे तो कोट केवल 1 होगा। काहे को 1 होगा, क्योंकि जो एक्सेस लिखा गया है इसका हम छोड़ देंगे, इसका 0 हो जाएगा। इसका अगर रेट बनाओगे आप, इसकी दर अगर देखोगे तो इसकी दर a की पावर 1 हो जाएगा और b की पावर 2 नहीं 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये एक्सेस लिखा है ना, तो ये इसका 0 हो जाएगा। तो भाई इसकी कोटि जो आपका बन जाएगा, सीधी सीधी कोटि बताएंगे कि 1 होगा। समझ में आया कि नहीं। तो इस तरीके से यानी सबसे स्लोएस्ट पद जो होता है, सबसे कम भूमिका वाला पद जो होता है, वही अपक्रिया की कोट का निर्धारण करते हैं। समझ में आ गया ना। दूसरी बात क्या कहा गया, दूसरी कहा गया कि अपक्रिया के वेग प्रयोग द्वारा ज्ञात किया जाता है। भाई जो अपक्रिया किया वेग जो है, जो भी वेग रेट निकालते हैं, वो प्रयोग द्वारा निकालते हैं। तो प्रयोग द्वारा, एक्सपेरिमेंट द्वारा जब निकाल रहे हो तो क्या रासायनिक समीकरण देख के बता पाओगे, नहीं बता पाओगे। भाई जो चीज एक्सपेरिमेंट द्वारा किया जा रहा है तो उसको हम देख के नहीं बता पाएंगे। तो वही कहा गया कि अपक्रिया का वेग प्रयोग द्वारा ज्ञात किया जाता है। अतः कोट प्रयोगात्मक मान है, यानी कोट की वैल्यू कहां से आएगा, प्रयोगात्मक मान है, एक्सपेरिमेंट वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो इसे समीकरण देखकर नहीं बताया जा सकता। आप हवे में ना रहो कि समीकरण देखेंगे चट से बता देंगे, समीकरण देख करके नहीं बताया जा सकता। क्लियर हो गया ना। दूसरी बात। तीसरी बात क्या कही गई, तीसरी बात यह कहा गया कि अपक्रिया की कोट 0 हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, कोई पूर्णांक भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल धनात्मक ही रहे या ऋणात्मक ही रहेगा, कोई भी हो सकता है। यानी अपक्रिया की कोट जो है 0 भी हो सकता है, प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है, कोई पूर्णांक भी हो सकता है। तो वही कहा गया कि अपक्रिया की कोट 0, पूर्णांक, धनात्मक, ऋणात्मक हो सकता है। आगे तो इतना समझ में आ गया ना, यानी धन में भी हो सकता है। अब ध्यान सुनिए, अगर 0 होगा तो उसे बोलते हैं जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, 0 कोट की अपक्रिया कहा जाएगा। अगर 1 होगा यानी प्रथम कोट की अपक्रिया कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा भाई, 1 कोट होगी तो प्रथम कोट की अपक्रिया, 2 होगा तो इसे द्वितीय कोट की अपक्रिया, 3 होगा तो तृतीय कोट की अपक्रिया। तो इस तरीके से जैसे आप कहो 4 5 6 होगा तो इतना ज्यादा बहुत कम देखने को मिलता है, 3 से ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो 0 होगा तो 0 कोट की अपक्रिया कह सकते हो, प्रथम 1 होगा प्रथम कोट की अपक्रिया, 2 होगा तो द्वितीय कोट की अपक्रिया। इस तरीके से अपक्रिया की कोट जो है बताया जाता है। समझ में आ गया ना। चलो अगला देखें। तीसरी बात अगर हम देखें तो किसी अपक्रिया की कोट प्रयोगात्मक दशाओं पर निर्भर करता है। यानी अपक्रिया की कोट जो होती है वो प्रयोगात्मक दशा, यानी किस कंडीशंस पे प्रयोग किया जा रहा है उस पर डिपेंड करता है। अब जैसे इसका एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए भाई H2 है और ये I2 है, या मान लो Br2 है, और इसका रिएक्शन आप करा रहे हो और 2HBr बन। तो अगर आणविकता आप देखते हैं तो
भाई एक अणु ये है, एक अणु ये है, दो अणु कब क्रिया है? कोटि। कोटि अगर देखोगे तो दो ही होगी। कोटि अगर ऐसे देखते हो तो भाई दो, इसका रेट अगर बनाओगे तो रेट यही बनेगा ना। इसकी दर अगर देखोगे तो एक H2 हो जाएगा और एक Br2 हो जाएगा। तो एक एक जोड़ोगे तो इसकी कोटि दो हो जाएगी ना, कोटि दो होगी। लेकिन कंडीशन अगर लगा दिया जाए कि ये जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है, किसके? सूर्य के। हाँ, अगर ऊपर लिख दिया जाए कि सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश लो, अब ये जानते हो किस कोट की अपक्रिया होगी? शून्य कोट की अपक्रिया हो जाएगी। कंडीशंस अगर रख दिया गया तो बदल गया मामला, ये आपकी अपक्रिया शून्य कोट की हो जाएगी। अगर प्रकाश रखा गया तो शून्य कोट की अपक्रिया हो जाएगी। इसी तरीके से अगर ये कह दिया जाए कि एक नलिका में प्रवाहित किया जा रहा है, इन दोनों के मिश्रण को एक नलिका में प्रवाहित किया जा रहा है, शून्य कोट। समझ में आया कि नहीं? तो ये कंडीशंस कैसा है, कंडीशंस के आधार पर भी जो है अपक्रिया की कोट का निर्धारण किया जाता है। तो अब चूंकि प्रयोगात्मक मान है, प्रयोग कर रहे हो, कहीं इधर उधर से करोगे तो जाहिर सी बात है बदल जाएगा उसका मान। तो ऐसे ही किसी अपक्रिया की कोट प्रयोगात्मक दशाओं पर निर्भर करता है, यानी किस प्रयोग पर हो रहा है। कभी कभी उत्प्रेरक लगा दिया जाता है तो उत्प्रेरक के हिसाब से भी उसका कोट चेंज हो जाता है। समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से अपक्रिया की कोट का निर्धारण करते हैं और इसके लक्षण क्या है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक न किया हो लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ।